चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है उत्तक। तो देखते हैं, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति क्षमता पूर्वक संपन्न करने के लिए सूक्ष्म होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैली और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधे में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को संपन्न करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रय में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, प्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। देखते हैं क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं। तो आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना चाहिए, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मृत कोशिकाएं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधे ही अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतु के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसा उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधे के उत्तकों यानी पादप उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्यतक तथा अस्थायी उत्तक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। अतः जंतुओं में विभाजित तथा अविभाजित क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर उनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधे के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधे के संदर्भ में जब हम उत्तकों की अवधारणा करने के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्न उसके पहले देखते हैं, तो पादप क्या है? बहुकोशी के जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग करता है? पादप उत्तक देखे, विभज्योतक देखते हैं। क्रिया क्लास से देखिए, 2 शीशे के जार लेते और उनमें पानी भर लेते हैं। और अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है यहाँ पे। अब कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई नापी है और पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं और दूसरे जार में रखी प्याज के मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं और इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें बहुत प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में हम लिख सकते हैं। ऊपर के निरीक्षण को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें
किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबाई है और हमारे द्वारा मूल्य के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है। उसके बाद जब हम जार 2 में रखी प्याज के मूल्य के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देती है। क्यों? पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभोजक भी कहा जाता है। ये विभोजक किस भाग में स्थित है? विभोजक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें शीर्षस्थ कैम्बियम यानी पार्श्वीय तथा अंतर्वेष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जिस चित्र में दर्शाया गया अनुसार विभोजक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोजक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही वे बढ़ती और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। प्ररोह के शीर्षस्थ विभोजक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजक यानी कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्वेष्ट विभोजक कुछ पौधे में पर्शसंधि के पास पाए जाते हैं। विभोजक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास पर्शधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी नहीं होती? क्या हम सोच सकते हैं कि रसधानी क्यों नहीं होती है? ये यानी कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। और अस्थायी ऊतक देखें। विभोजक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभोजक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती है। क्रियाकलाप से देखें। एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उनके पतले सेक्शन काटिए और अब सभी सेक्शन को शेफ्रेनिन में रंजित करें और एक अच्छे से काटे हुए सेक्शन के स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। जैसे चित्र में दर्शाए अनुसार इसकी तुलना करें और अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें कि निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? और क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिका इतने प्रकार क्यों हैं? हम पौधे को मूलभूत का सेक्शन काटने की कोशिका कर सकते हैं। हम पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। देखते हैं अस्थायी ऊतक देखते हैं सरल अस्थायी ऊतक देखें। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेन्कीमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाले सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधे में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गोहिकाएं होती है एक्टिविटीज होती है और जिसके कारण ये जल में उतराती है और इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक
कॉलेनेकाइमा के कारण होती है। यह पौधे के विभिन्न भागों यानी पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे निपरीत में भी पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अधिनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होते हैं। चित्र 6.4 में यहाँ दर्शाया गया है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधे के कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है और यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है और ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस ऊतक की भित्ति ग्लिनेन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह ऊतक तने में चित्र 6.4 के सी में दर्शाए अनुसार यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होते हैं। यह पौधे के भागों को मजबूत प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप से देखें, तिरियों की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए और इसे दबाकर लगातार इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें और इसमें कुछ बूंद सेफ्रेनिन विलयन को डालिए और कुछ समय यानी लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख लीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप में से ढके और इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है और यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है। कोशिकाएं एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं और इन छिद्रों को एस्टोमेटा कहते हैं, जैसे चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। यहाँ पे स्टोमेटा को 2 ब्रेहिक के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में पानी का निकलना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। याद करें प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है और पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्य का उल्लेख करें। जड़ों के स्क्लेरोड कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता से वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस से क्यूटिन यानी एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तन की बाह्य परत से होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीय विभोजक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के
व्यवस्थित होती है। इनकी वृत्ति पर सुवरीन नामक पदार्थ होते हैं जो इन छालों की हवा एवं पानी के लिए अच्छित बनता है। फिर हम देखें जटिल अस्थायी ऊतक देखें तो अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और वर्फलोयम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। जैसे चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है और क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। जाइमल ट्रेडिल यानी वाहिका जाइलम और पेरेनकाइमा जैसे चित्र 6.7 के ए बी और सी और जाइलम फाइबर यानी रेशे से मिलकर बने होते हैं। यहाँ चित्र में जो दर्शाया गया है और उसी से ट्रेकिड एवं वाहन की कोशिका भी मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाएं नलिकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेकाइमा भोजन का संग्रहण करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। पोलोयम 5 प्रकार का अवयव चालनी कोशिकाएं, चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोयम पेरेनकाइमा तथा फ्लोयम रेशे से मिलकर बना होता है। चालनी नालिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नालिकार कोशिका होती है। फ्लोयम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोयम रेशे को छोड़कर फ्लोयम कोशिका जीवित कोशिकाएं हैं। प्रश्न उठता है सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। प्ररूह का शीर्ष स्थल विभजोत्तक कहाँ पाया जाता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। फ्लोयम के संगठन कौन कौन से हैं। जंतु ऊतक देखें तो जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती के गति को महसूस कर सकते हैं और शरीर के ये अंग कैसे गति करती है इसके लिए हम पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं और जिन्हें हम पेशीय कोशिका कहते हैं। चित्र में दर्शाया गया है इसके बारे में है और इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों का गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है। यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा विक तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्यों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक का है। एपिथेलियमी ऊतक देखें तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक है। एपिथेलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, राह नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़े की कूपिका, वृक्कीय नली आदि तब सभी एपिथेलियमी ऊतक के बने होते हैं और एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवरत परत का निर्माण
निर्माण करती है। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमियों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली इससे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र में जैसे दर्शाया गया है अभी उसके अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है जो उनको कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नालिका स्तर या कूपिका जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परिगम्य झिल्ली द्वारा होता है वहां पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको शल की एपिथेलियमी कहते हैं। ये अत्यधिक परतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करते हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर शल की एपिथेलियमी से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा उन्हीं शल की एपिथेलियमी से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है इसलिए इन एपिथेलियमियों को स्तरित शल की एपिथेलियमी कहते हैं। जहां अवशोषण और स्राव होता है जैसे आंत के भीतरी स्तर में वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभर एपिथेलियमी ऊतक में पक्षांभ होते हैं जो कि एपिथेलियमियों ऊतक की कोशिकाओं को सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती है। ये पक्षांभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियमियों को पक्षमाफी स्तंभाकार एपिथेलियमी कहते हैं। घनाकार एपिथेलियमी विक्रिय नली तथा लार ग्रंथि के नली के स्तर का निर्माण करती है जहां यह उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये एपिथेलियमी कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेष अर्जित करती है जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियमी कहलाता है। संयोजी ऊतक देखें। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं इस आधार के इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी ले। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशीय आधात्री में धसी होती है और यह आधात्री जेली की तरह तरल सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशेष संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ चित्र में दर्शाया गया संयोजी ऊतकों के प्रकार। ए में विभिन्न रक्त कोशिकाएं, बी में सहन स्थिर, सी में कच्चाफ उपास्थि और डी में वसामय ऊतक और ई में है एरियोलर ऊतक है। क्रियाकलाप से देखें। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैस से शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं। अस्थिर संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। यानी अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हुए। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से और एक अन्य संयोजी ऊतक जिससे
नयाणु यानी अस्थि बंधान तंतु कहते हैं से जुड़ी होती है और यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। श्याणु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों से जोड़ता है। एक अन्य प्रकार की संयोजी ऊतक कंडरा है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार की संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की ये अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार के भिन्न हैं। एरियोलर संयोजक ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है। वसा का संग्रह करने वाला वाष्मय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। पेशीय ऊतक देखिए, पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है और पेशीय में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है और इन पेशियों को कंकाली पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति से सहायता होती है। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक दूसरे के बाद एक रेखा या धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां स्वैच्छिक नहीं है और इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनीय से भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनकी आखिरी शिरा नुकीला यानी तर्क रूपी होती है और ये एक केंद्रीय होती है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम अरेखी क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्य यानी हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। क्रियाकलाप से देखें, विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की तुलना करें और इनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में केंद्रक की स्थिति को हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद तंत्रिका ऊतक क्या है? तो सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के प्रतिकूल करने की क्षमता होती है और यद्यपि तंत्रिका ऊतक भी कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरु, रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी को तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है और प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसमें एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर एक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करती है।
तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं और तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का क्रियात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को प्रगति करती है। प्रश्न उठता है उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है और न्यूरॉन देखने में कैसा होता है और हृदय पेशी के 3 लक्षणों बताइए और ओरल ऊतक में क्या कार्य करता है। अभी तक हमने क्या सीखा? तो ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाएं की संरचना का कार्य एक समान होता है और पौधे के ऊतक यानी पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभोजक तथा अस्थायी ऊतक। विभोजक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभोजक के बने होते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 उदाहरण हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथेलियमी पेशी संयोजन तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं और आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को सल की घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजनी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक, जो ऊतक अस्थि, कंडरा, स्नायु उपस्थि तथा रक्त यानी रुधिर। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, आरेखीय तथा कार्डिक यानी हृदयक पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है।